हेलो 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 हेलो। आ रही है आवाज? नहीं आ रही? हेलो हेलो हेलो। नहीं आ रही। हेलो 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 हेलो। अरे भाई आ तो रही। जी। आज कुछ हम लोग एक तो थोड़ी सी बात और कुछ करेंगे। जैसे हमने कल ये बताया था आपको, हिस्ट्री में कैसे क्या करना है। बड़े दिन से एक पुस्तक रह गई, रश्मि रथी। कुछ मैं इसमें से आपको बताना चाह रहा था, तो आज मैं चाहता हूँ थोड़ा सा इस पे बात करेंगे कि रामधारी सिंह दिनकर ने एक पुस्तक लिखी रश्मि रथी, और रश्मि रथी में कुछ बातें ऐसी हैं कि हमें अपने जीवन में उतारनी चाहिए। कभी किसी चीज़ का दुख नहीं मनाना चाहिए। दुख मनाने से दुख कम नहीं होता है और बढ़ जाता है। इसलिए दुख में भी रहिए तो हंस दीजिए, उसका एक अलग आनंद है। ये हो नहीं पाता आमतौर पे। हंसते हंसते आदमी रोने लगता है। देखा है आपने दुख में? आप बहुत दुखी हैं और आप हंस रहे हैं, थोड़ी देर में रो देंगे आप। एक बड़ी समस्या है। मुझे बहुत पसंद है ये, मैं बहुत दिन से चाह रहा था। आज चूंकि वो समय मुझे लगता है कि अनुकूल है कि आप लोग एक मजे हुए खिलाड़ी हैं, हमको सुनते रहते हैं। मजे हुए खिलाड़ी का मतलब, हाँ मतलब आप लोग को सब पता है। मजे हुए का मतलब नकारात्मक से नहीं है, सकारात्मक से है। आप बहुत जल्दी समझ जाते, यही समस्या है। नहीं, श्रेष्ठ कौन है और ज्ञानी कौन है इस दुनिया में? कौन है श्रेष्ठ और कौन है ज्ञानी? रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी में लिखते हैं, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। अब एकदम सारा तुम लोग जो है हनल चलन यहां बंद करो। ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। जो ऊंच और नीच का कुछ भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है। दया धर्म जिसमें हो, दया हो धर्म हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। इस दुनिया में पूज्य कौन है? जिसके अंदर दया है दूसरे के प्रति। बुद्ध के अंदर क्या थी? दया थी। महावीर के अंदर क्या थी? दया थी। जो गुरु नानक जी के अंदर क्या थी? दया थी, मानवता को लेकर। दया सबसे बड़ा गुण है। तो दया धर्म जिसमें हो, सबसे वही पूज्य प्राणी है। छत्री, लोग पूछते हैं छत्री कौन है, क्षत्रिय कौन है? वो क्षत्रिय लोग भी आगे खड़े हो जाते हैं, हम ही हैं छत्री। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, छत्री वही है भरी हो जिसमें निर्भयता की आग। हर व्यक्ति छत्री है कौन? जिसमें निर्भयता की आग हो, डरे नहीं किसी से। छत्री वही है जिसमें भरी हो निर्भयता की आग। सबसे श्रेष्ठ, फिर लोग कहते हैं कि ब्राह्मण कौन है? तो यहां जो दिनकर जी कहते हैं, सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है जिसमें तप और त्याग हो। सबसे श्रेष्ठ वही ब्राह्मण है हो जिसमें तप त्याग। ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी कौन है? जिसमें तप हो, त्याग हो, छोड़ने की भावना हो, तपस्या हो, अपने आप को तपाने का भाव हो। यह है तप का मतलब। यह है साधना, कुछ प्राप्त करने की इच्छा। तुमको जो कुछ भी चाहिए उसके लिए तुम क्या कर रहे हो? यहां बैठ के तप ही तो कर रहे हो। एक तप होता है जो ईश्वर के लिए होता है, उसको कहते हैं तपस्या। एक तप आईएएस के लिए हो रही है, ये भी तपस्या है। क्या है ये? तपस्या। मन को रोक रहे हो पढ़ने के लिए, मन को रोकना ही अपने आप में साधुता की निशानी है। हाँ,
तुम यहां मनन कर रहे हो, समझ रहे हो। फिर बताते हैं कि जो अच्छे लोग होते हैं वो अपना कुल गोत्र बताकर सम्मान नहीं ढूंढते। अच्छे लोग कभी अपने कुल की बात नहीं करते। राम ने कभी नहीं कहा कि हम इस कुल के थे। जो छोटे लोग होते हैं वो बताते हैं कुल गोत्र, कि हम ये हैं, हमारे पापा ये हैं। हमारे बाबा के बारे में जानते हो? कौन है? बहुत बड़े आदमी हैं, कई गांव की जमींदारी थी हमारे पास। तो दिनकर जी कहते हैं तेजस्वी सम्मान खोजते नहीं गोत्र बतलाकर। जो तेजस्वी होते हैं वो सम्मान खोजते ही नहीं गोत्र बतलाकर। तेजस्वी व्यक्ति के लिए सम्मान चाहिए तो अपना गोत्र नहीं बताते कि हमारा नाम फलाने सिंह है। वो अपना तेज दिखाकर समझाते हैं कि कौन हैं आप। पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। पाते हैं जग से प्रशस्ति अपना कर्तव्य दिखलाकर। स्वयं का कर्तव्य दिखाते हैं कि हाँ देखो मेरे पास लिखने की स्किल है, मेरे पास ये स्किल है, मैं इस तरीके से कर सकता हूं, मैं इतना अच्छा व्यक्ति हूं। तब मुझे प्रशस्ति मिलती है संसार से, सम्मान तब मिलता है, जाति का नहीं बताते वो। हीन मूल की ओर देख, हीन मूल की ओर देख, जगत कहे या ठीक। कि हीनता ग्रंथि क्या होती है? लोग हमेशा मैं छोटी जाति का हूं, मेरी जाति अच्छी नहीं है, मेरी पाति अच्छी नहीं है, मेरे तो यही नहीं है। हीनता की बात नहीं। हीन मूल की ओर देख, जगत गले। जो संसार है वो आपको ठीक कहे या ना कहे, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। वो हीनता में और उच्चता की ग्रंथि में नहीं फंसते। वो वीर होते हैं ऐसे लोग, और वो खींच के रहते हैं इतिहासों में अपना लेख। इतिहास में एक नाम उनका भी होता है। तो यहां दिनकर जी ने समझाया कि हीन मूल की ओर देख, जगत गलत कहे या ठीक, वीर खींचकर ही रहते हैं इतिहासों में लिख। इतिहास में अपना एक लेखनी वो भी लिख देते हैं कि हमारा नाम भी कुछ था, भले हमारी जाति कुछ हो या ना हो, हम भी कुछ हैं। और इस रचना में कर्ण के ऊपर ये पूरी रचना है, रश्मि रथी। कर्ण पूरे भारत के इतिहास संस्कृति का एक बड़ा महान पात्र है। और कर्ण ने जो कुछ भी हासिल किया अपने सामर्थ्य से, अपने शक्ति से। दया में वो धर्मराज से भी ऊपर था, दान में वो धर्मराज से भी ऊपर था। जो युधिष्ठिर उस समय धर्मराज के रूप माने जाते उनसे भी ऊपर था। वो दान करने पे आता, सबको छोड़ देता था। आगे कहते हैं दिनकर जी, जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती सती कुमारी, उसका पालना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी। जिसके पिता सूर्य स्वयं थे और माता थी कुंती सती थी, बहुत बड़ी महिला थी। सती का दर्जा दिया गया है कुंती को, तपश्चर्या थी, लेकिन उनके पास ईश्वर से वरदान मांगने की शक्ति थी। तो उन्होंने अपने वरदान को चेक करने के लिए विवाह से पहले ही एक वरदान मांग के देखा कि क्या यह वरदान सही है या ठीक नहीं है। वरदान को चेक किया, एक पुत्र हुआ जिसका नाम कर्ण है। फिर संसार लोक लाजा पे देखा ना, संसार की लोक लज्जा के भय से उस बच्चे को, चूंकि राजकन्या थी, इन्होंने बहती हुई धारा में छोड़ दिया। तो उसका पालना हुआ धार पर बहती हुई पिटारी, एक बक्से में रखकर पुत्र को एक मां ने छोड़ दिया। सूत वंश में पला, बहुत नीचे की जात में पला। सूत वंश, सूत मतलब सबसे निचले, शूद्र। सूत वंश में पला, चखा भी नहीं जननी का क्षीर, अपनी मां का दूध भी नहीं पिया, ऐसा बच्चा है कर्ण। निकला कर्ण सभी युवकों में, तब भी अद्भुत वीर। दिनकर लिखते हैं उसके बाद भी कर्ण जो वीर होता है वो वीर ही होता है। उसको कोई मिले न मिले, कबीर को कोई मिला नहीं, न माता न पिता,
उसके बाद कबीर कबीर है, कबीर से बड़ा कोई नहीं। तब भी कर्ण सभी युवकों में निकला, तब भी अद्भुत वीर। अद्भुत, अर्जुन को चैलेंज कर दिया, हो हिम्मत तो आओ। द्रोणाचार्य कहे ऐसा है कि तुम नहीं लड़ सकते, तुम सूत पुत्र हो, ये राजपुत्र है। अब आगे देखिए, तन से समसूर मन से भावुक। कैसा है कर्ण? तन से शक्तिशाली, समसूर, मन से भावुक, स्वभाव से दानी। कर्ण का व्यक्तित्व कैसा है कि तन से वो बड़ा शक्तिशाली, शक्ति अर्जित किया है, मन से है भावुक, स्वभाव से है दानी। जाति गोत्र का नहीं, शील का पौरुष का अभिमानी। जाति गोत्र का नहीं है उसको अभिमान, शील का है, अपनी धैर्य का है, अपनी शीलता का है, और पौरुष का अभिमानी कि मैंने जो कुछ अर्जित किया उसका मुझे अभिमान है। तुम लोग कहते हो या मेरी जाति अच्छी, मैं जाति की बात ही नहीं करता। अब आप ये देखिए किस तरह का ये है। फिर कहते हैं लेखक, ज्ञान ध्यान शस्त्रार्थ शास्त्र का कर कर सम्यक अभ्यास। क्या क्या किया उसने? ज्ञान का ध्यान किया, इसके अलावा शास्त्र का सम्यक अध्ययन किया। मतलब इस दुनिया में वही पूछा जाएगा जिसके पास शक्ति भी हो, ज्ञान भी हो, शास्त्र भी हो, वही व्यक्ति पूछा जाएगा। शास्त्र का मतलब ज्ञान, शस्त्र का मतलब शक्ति। आज भी दुनिया में यही है कि नहीं? आप बहुत अच्छे हैं, कमजोर हैं, आपको दुनिया सता के मार डालेगी। मार डालेगी? नहीं मार डालेगी। अपने गुण का किया कर्ण ने आप स्वयं सुविकास, खुद से विकास। लोग कहें हमारे तो टीचर ही नहीं बढ़िया मिल रहा, कैसे विकास करें? कर्ण को कोई टीचर नहीं मिला, कर्ण ने स्वयं अपना सुविकास किया, खुद से विकास किया, खुद से अपना गुरु ढूंढा। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से। जब भी किसी को बनना होता है तो वो कोलाहल से, भीड़ से अलग भागता है। भीड़ में तो कुछ नहीं कर सकते तुम। आप यहां बैठे हो, भीड़ नहीं है ना, यहां कुछ अलग ही मामला चल रहा है, यहां कुछ अलग मामला चल रहा है। अलग नगर के कोलाहल से, अलग पुरी पुरजन से, शहर से दूर, पुरजन से दूर, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। कठिन साधना में, उद्योग में लगा हुआ, अभ्यास में लगा हुआ। कैसे? तन और मन से। पढ़ना है तो कैसे पढ़ना है? कुछ लोग यहां पर तन से हैं लेकिन मन से नहीं है, फिर कहते हैं हो नहीं रहा सर। तन और मन से रहना है। निज समाधि में निरत, सदा निज कर्मठता में चूर। निज, अपने खुद में मस्त, पढ़ने में मस्त, अपने में मस्त, सदा निज कर्मठता में चूर। कर्मठ है, लगातार काम करने पे विश्वास करता है कि काम करूंगा। निज कर्मठता में चूर। वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जक्की आंखों से दूर। वन में जैसे कोई फूल खिल जाता है तो कितना सुंदर लगता है, वैसे ही कर्ण वन्य कुसुम सा खिला कर्ण, जग की आंखों से दूर। इस दुनिया के भीड़ से अलग एक नया फूल खिला कर्ण, जंगल में खिला। तभी तो उसने आया जब उसने कहा कि यहां कौन है जो मेरे सामने। हाहाकार तभी तो मचता है। ऐसे ही दुर्योधन ने नहीं राजमुकुट रख दिया, कर्ण में क्षमता थी तब रख दिया। क्षमता दिखानी पड़ती है। जो क्षमता दिखाता है, चाहे जितनी जाति व्यवस्था हो, वर्ण व्यवस्था हो, हर जगह उसका स्थान बनता है। आ रहा है कुछ समझ में? फिर लेखक कहते हैं, नहीं फूलते कुसुम मात्र राजाओं के उपवन में। लेखक कह रहे हैं दिनकर जी कि हमेशा फूल जो हैं राजाओं के उपवन में ही केवल नहीं खिलते साहब। या आप राजाओं के उपवन में फूल खिला रहे हैं। अमित बार खिलते हैं वे पुर से दूर कुंज कानन में। नगर से दूर कुंज कानन मतलब वन में खिलते हैं कभी कभी फूल। अमित बार,
अनेक बार ऐसा हो चुका है कि केवल आप ये मानो कि सद्गुण, अच्छाइयां, वीर केवल राज्य में राजा के घर नहीं होते, ये सब जगह हो सकते हैं, सबके यहां हो सकते हैं। समझे कौन रहस्य, प्रकृति का बड़ा अनोखा हाल, कोई नहीं जानता रहस्य, ये प्रकृति का अनोखा हाल है। गुदड़ी में रखती चुन चुन कर बड़े कीमती लाल। माता, ये जो धरती है ये भी मां है ना, तो ये भी अपने ऐसे लाल को चुन चुन कर रखती है अपने पास, क्योंकि ये बड़े कीमती लाल है। जलद पटल में छिपा किंतु रवि कब तक रह सकता है, मतलब रवि जो है उसको बादल कब तक घेरे रह सकता है, सूर्य को कब तक बादल घेर के रख सकता है, युग की अवहेलना सुरमा कब तक सह सकता है। जो सुरमा लोग होते हैं, शक्ति होती है जिनके पास, जो लड़ने में पीछे नहीं हटेंगे, आगे रहेंगे, उनको युग कब तक उनकी अवहेलना कर सकता है। अवहेलना हो नहीं सकती उनकी, हो सकती है क्या अवहेलना? कोई उनको कितना भी दरकिनार करे लेकिन वो खड़े रहेंगे जिनके अंदर क्षमता है लड़ने की। युग की अवहेलना सूरमा कब तक सह सकता है, पाकर समय एक दिन आखिर उठी जवानी जाग। अवसर एक बार मिला और फिर कर्ण जो है, जिसके अंदर युवा शक्ति थी, युवा था कर्ण, वो जाग उठा। फूट पड़ी सबके समक्ष पौरुष की वह पहली आग। फिर कर्ण ने तो साधना किया था, कर्ण सामने आया। अब देखिए माहौल क्या है, रंगभूमि सजी हुई है, अर्जुन का लोग वीर गाथा गा रहे हैं, अर्जुन महान, अर्जुन महान, अर्जुन से बड़ा कोई धनुर्धर नहीं, द्रोणाचार्य के सबसे महान शिष्य अर्जुन। रंगभूमि में था अर्जुन जब समा अनोखा बांधे, रंगभूमि में अर्जुन था जब समा अनोखा बांधे। रंगभूमि लगी हुई थी, वहां अर्जुन ने समा बना रखा था, माहौल बना रखा था। मेरे सामने कौन गांडीव की टनकार देखा क्या, मुझसे ऐसा कौन है बड़ा। उस समय अगर आप देखें, बढ़ा भीड़ भीतर से सहसा कर्ण सरासन साधे। तब तक वहां बढ़ने लगा कर्ण, कैसे? भीड़ भीतर से, भीड़ थी अगल बगल लगी हुई, वहां से सहसा अचानक कर्ण जो है सरासन साधे आ गया। कहता हुआ तालियों से क्या रहा गर्व में फूल। क्यों तालियों से गर्व में फूल रहे हो अर्जुन? तालियों से क्या रहा गर्व में फूल, अर्जुन तेरा सुयश करता हूं अभी क्षण में मैं धूल। जो तुमने सुयश बना रखा है अर्जुन, अर्जुन तेरा सुयश अभी क्षण में होता है धूल, मैं से धूल कर दूंगा अभी। माहौल बना के जो तुम तालियों की गड़गड़ाहट करा रहे हो कि मैं बहुत बड़ा धनुर्धर हूं, मैं इसे अभी पल भर में दूर कर दूंगा। आ रहा है समझ में? तूने जो जो किया उसे मैं दिखला सकता हूं। उसने, कर्ण ने कहा, तूने जो जो किया उसे मैं दिखला सकता हूं, चाहे तो कुछ नई कलाएं भी सिखला सकता हूं। अगर तू कहे कि कुछ नया सीखना है वो भी सिखला देता। आंखें खोल कर देख कर्ण के हाथों का व्यापार। आंखें खोलो और देखो मेरे हाथों का व्यापार, क्योंकि मैं कहां हूं? मैं अलग नगर के कोलाहल से, अलग पूरी पुरजन से, कठिन साधना में उद्योगी लगा हुआ तन मन से। ये वही व्यक्ति है कर्ण। तुम यहां पे अपने गुरु के साथ, मैं अलग लगा हुआ था। आंखें खोलकर देख कर्ण के हाथों का व्यापार, फूले सस्ता सुयश प्राप्त कर उस नर को धिक्कार। सस्ता कोई तुम्हारी प्रशंसा कर रहा है तो उस पर तुम फूल रहे हो, अभिमान तुमको हो गया है। ऐसे नर को धिक्कार है, ऐसे व्यक्ति को धिक्कार है, तुम ऐसे धिक्कार मैं तुमको देता हूं। इस प्रकार कह लगा दिखाने कर्ण कलाएं रण की। ऐसा कह के कर्ण ने दिखाना शुरू किया रण की कलाएं। अब तुम देखो मेरी कला कि मैं क्या कला दिखला सकता हूं। सभा स्तब्ध, जो वहां पर लोग बैठे थे, सभा स्तब्ध रह गई,
गहरही आंख टगी लगी जग जग जन की। मतलब जो लोग वहां पर बैठे तो स्तब्ध से रह गए, स्थिर हो गए। गई रह आंख टगी जन जन की, हर व्यक्ति की आंख जो है टंगी रह गई। मंत्र मुग्ध सा मौन चतुर्दिक जन का पारावार, सभी लोग मंत्र मुग्ध हैं, भीड़ लगी हुई है। पारावार का मतलब होता है एकदम भीड़ है, जन का पारावार लगा हुआ, मेला लगा हुआ है। गूंज रही थी मात्र कर्ण की धनवा की टनकार। कर्ण ने अपना धनुष निकाला, उसका टनकार जब सुना तो वहां पे हर व्यक्ति उसकी टनकार सुन रहा। अभी तक अर्जुन गरज रहा था, अब कर्ण गरज रहा है। फिरा कर्ण त्यों साधु साधु कह उठे नर नारी। जैसे ही कर्ण घूमा, साधु साधु सब वहां नर नारी। वाह, जब प्रशंसा होती है तो लोग कहते हैं साधु साधु, तो वो प्रशंसा हो रही है। राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। अरे राजवंशी एकदम जो है घबरा गए, ये कौन नया सूरमा आ गया, ये तो हमारे पास की चीजें हैं। ऐसे जो उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो सोचते हैं कि ये अच्छी चीजें अपनी होती हैं, इनके पास कहां से, गरीब के पास ये कहां से आ गया। राजवंश के नेताओं पर पड़ी विपद अति भारी। द्रोण भीष्म अर्जुन सब फीके। द्रोण फीके पड़ गए, भीष्म फीके पड़ गए, अर्जुन सब फीके, सब हो रहे उदास। सब उदास है। अरे ये तो हमसे भी बढ़कर कलाएं दिखला रहा है। जनता जो है इसको देख रही है। एक सुयोधन बढ़ा, एक दुर्योधन ही था जो आगे बढ़ा, बोलते हुए वीर शाबाश। दुर्योधन ने कहा शाबाश। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। कर्ण ने ललकारा, थोड़ा सा और बताएंगे फिर आगे हम इस पे आएंगे अपने उस पे। द्वंद्व युद्ध के लिए पार्थ को फिर उसने ललकारा। कहा आओ अर्जुन, मैं तुम्हें ललकारता हूं। अर्जुन को चुप ही रहने का गुरु ने किया इशारा। द्रोणाचार्य ने कहा ऐसा है, चुप रहो, अभी माहौल गर्म है, लोहा गर्म है, जाओगे तो बस मामला गड़बड़ हो जाएगा। कृपाचार्य ने कहा सुनो हे वीर युवक अनजान। आगे कृपाचार्य कहा हे वीर अनजान युवक सुनो, भरत वंश का औतंश पांडु की अर्जुन है संतान। अर्जुन कौन है पता है तुमको? पांडु पुत्र है, भरत वंशी है, वो तुमसे नहीं लड़ेगा। तुम कौन हो? तुम्हारी क्या औकात, तुम्हारी जाति क्या पता है तुमको कुछ? ये कौन है? ये भरत वंशी है, पांडु पुत्र अर्जुन। वही हिम्मत कैसे पड़ गई? आगे देखिए, क्षत्रिय है, यह राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। यह क्षत्रिय है, राजपुत्र है, यूं ही नहीं लड़ेगा। जिस तिस से हाथापाई में कैसे कूद पड़ेगा। तुम्हारी कोई औकात नहीं, तुमसे हाथापाई करेगा ये? तुम क्या हो भाई? अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन। चुप मत रहो, अनजान बन के नहीं लड़ पाओगे। नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि तुम जाति हो कौन। ये है जाति। वीरता सब कुछ दिख गई समाज को, सबने देख लिया कि उसके सामने कोई नहीं है। लेकिन कृपाचार्य ने पूछा नाम धाम कुछ कहो, अर्जुन से लड़ना हो तो मत गहो सभा में मौन। मौन मत रहो, नाम धाम कुछ कहो, बताओ कि जाति हो कौन। तुम्हारी जाति कौन सी है? अब कर्ण का उत्तर देखिए, आपको समझ में आएगा। जाति, हायरी जाति। कर्ण का हृदय क्षोभ से डोला, कपित सूर्य की ओर देखकर और कुपित सूर्य की ओर देख वह वीर क्रोध से बोला। कुपित हो गया, कर्ण को क्रोध हुआ।
कुपित सूर्य की ओर देखकर वह वीर क्रोध से बोला, जाति जाति रटते जिनकी पूजी केवल पाषंड। जो जाति जाति रटते हैं उनकी केवल पूजी पाखंड है, पाषंड है और कुछ नहीं है। मैं क्या जानूं जाति, जाति है यह मेरे भुजदंड। जाति क्या है? मेरे भुजदंड, मेरी शक्ति, मेरे भुजदंड है मेरी जाति। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले। तुम्हारे सिर पर छत्र लगता है, तुम सोने के छत्र में चलते हो, लेकिन अंदर से इतने काले हो तुम, भीतर काले के काले। शर्माते नहीं जगत में जाति पूछने वाले। तुमको शर्म नहीं आती, तुम जाति पूछते हो मेरी। सूत पुत्र हूं मैं, सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। सूत पुत्र हूं मैं, लेकिन थे पिता पार्थ के कौन। साहस हो तो कहो, ग्लानि से रह जाओ मत मौन। अगर हिम्मत हो तो बताओ कि पार्थ के पिता कौन है, क्योंकि सब ये वरदान से हुए हैं। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो। मस्तक ऊंचा करके चलते हो जाति के नाम पर। मस्तक ऊंचा किए जाति का नाम लिए चलते हो, पर अधर्म में शोषण के बल से सुख में पलते हो। ये जो अधर्म है, शोषण है, उसके बल पे तुम सुख में पलते हो। अधम जातियों से थर थर कांपते तुम्हारे प्राण। जो अधम जातियां, उनसे तुम्हारे प्राण कांपते हैं, थर 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 डरते हो। छल से मांग लिया करते हो अंगूठे का दान। यही जाति है ना कि तुमने एकलव्य का अंगूठा मांग लिया। अधम जातियों से थर थर कांपते हैं तुम्हारे प्राण। द्रोणाचार्य को लगा कि अगर एकलव्य रहेगा तो अर्जुन हमारा सबसे महान शिष्य नहीं बन सकता, तो अंगूठे का दान मांग लिया। ये अंगूठा दे दो भाई, ये हाथ मुझे दे दे ठाकुर, ये अंगूठा मुझे दे दो एकलव्य। यही प्रश्न यहां उठाया गया। पूछो मेरी जाति, शक्ति हो तो मेरे भुजबल से। तुम्हें मेरी जाति जानने का शौक है ना, मेरे भुजबल से पूछो। रवि समाज दीपित ललाट से पूछो, मेरा जो ललाट है उसे देख के तुम पूछो। और कवच कुंडल से, मेरे कवच कुंडल से पूछो तुम। पढ़ा उसे जो झलक रहा है मुझ में तेज प्रकाश। क्या तुमने पढ़ा जो मेरे अंदर तेज का प्रकाश है? मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। मेरे रोम रोम पर मेरा अंकित है इतिहास। तुम्हें समझ में नहीं आता होगा। मेरे रोम रोम में अंकित है मेरा इतिहास। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है। अर्जुन, तुम आपके नजर में बहुत वीर क्षत्रिय है ना। अर्जुन बड़ा वीर क्षत्रिय है, तो आगे वह आवे। क्षत्रियत का तेज जरा मुझको भी वह दिखलावे। कि अगर वो क्षत्रिय है तो क्षत्रियत का जो तेज है, जो क्षत्रियपन है, वो मुझे दिखलावे। अभी छीन कर इस राजपुत्र के कर से तीर कमान। अभी मैं हाथ से छीन लूंगा इसके धनुष बाण दोनों। अभी छीन कर इस राजपुत्र के कर से तीर कमान, अपनी महाजाति का दूंगा मैं तुमको पहचान। मेरी जाति पूछते हो, मैं अपनी महाजाति का तुमको अभी पहचान दूंगा। 1 मिनट का समय दो मुझको कि भाई छीन लूंगा, अभी 1 मिनट का मुझे समय दो। तब तक कृपाचार्य को माहौल समझ में आ गया, मामला गर्म है। कृपाचार्य ने कहा, वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। तुम क्यों गुस्सा हो रहे हो? बस वृथा तुम क्रुद्ध हुए जाते हो। साधारण सी बात उसे भी समझ नहीं पाते हो। इतनी साधारण बात तुम समझ नहीं पा रहे हो। राजपुत्र से लड़े बिना होता हो अगर अकाज,
राजपुत्र से लड़े बिना अगर तुम्हें अकाज हो रहा, तुम्हारा काम नहीं चल रहा है, तो अर्जित करना चाहिए तुम्हें पहले कोई राज। अर्जित करना चाहिए तुम्हें पहले कोई राज। कृपाचार्य समझ गए माहौल गर्म है, अगर इस समय नहीं रोका गया मामला हो सकता है धनुष बाण छीन ले, तब क्या करेंगे हम लोग। कर्ण हतप्रभ हुआ, तनिक हतप्रभ हो गया, इन लोगों को देख के हतप्रभ हो गया। ये सब कर क्या रहे हैं। मन ही मन कुछ भरमाया सा, भरमाने लगा कि अरे यार क्या करूं अब। सह न सका अन्याय, वहां खड़ा था सुयोधन दुर्योधन, सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया। लोग कहते हैं दुर्योधन बहुत खराब था, दुर्योधन कुछ चीजों में बहुत अच्छा था। सह न सका अन्याय, सुयोधन बढ़कर आगे आया, बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। सबसे बोला वहां पे जो कृपाचार्य द्रोण, बड़ा पाप है अपमान, बोला बड़ा पाप है करना इस प्रकार अपमान। उस नर का जो दीप रहा हो सचमुच सूर्य समान। ऐसे नर का जो सूर्य के समान दिख रहा है उसका अपमान करते हो तुम लोग, शर्म नहीं आती। मूल जानना बड़ा कठिन, ये लाइनें बड़ी सारगर्भित है। कहीं तुम ऐसे में कोट कर दो, कहीं कहीं कोट कर दो। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का। कहां से नदी निकलती है तुम जानते हो क्या। मूल जानना बड़ा कठिन है नदियों का, वीरों का। नदियों का भी मूल नहीं जानते, वीरों का भी मूल नहीं जानते। धनुष छोड़ कर और गोत्र क्या होता है रणधीरों का। धनुष है हाथ में ना, यही गोत्र है हमारी। धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर। अपनी आराधना से, शक्ति से, मेहनत से इस धरा पर भूतल पर सूर सम्मान पाते हैं। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। जो जाति का शोर मचाते हैं वो केवल कायर है, डरपोक हैं और क्रूर हैं, जो दूसरे के साथ हिंसा करने वाले हैं। पाते हैं सम्मान धनुष छोड़कर और गोत्र का क्या होता रणधीरों का। धनुष छोड़ और गोत्र क्या होता रणधीरों का। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। पाते हैं सम्मान तपोबल से भूतल पर शूर। शूर मतलब सूरमा। जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। आज के लिए यहीं तक, अब इसके आगे फिर बताएंगे। केवल कायर क्रूर। क्रूर मतलब जिसके अंदर किसी के लिए दया न हो, सहानुभूति न हो। ठीक है, आया समझ में कुछ। कहां तक हुआ था बताओ। जो गरमपंथी दल हो गया था। अगला पॉइंट बनाइए। उग्र राष्ट्रवाद को उग्र राष्ट्रवाद को उग्र राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटनाएं। उग्र राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाली
करने वाली प्रमुख घटनाएं। उग्र राष्ट्रवाद को प्रभावित करने वाली प्रमुख घटनाएं। इसमें हम कुछ चीजें देखेंगे कि उग्र राष्ट्रवाद क्या होता है। उग्र राष्ट्रवाद का मतलब राष्ट्रवाद के लिए जो ऐसी विचारधारा जहां पर अपने देश के लिए अब लोगों के अंदर एक उत्साह है, उग्र हो गए हैं। जैसे बाल गंगाधर तिलक कहते हैं, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। इसके पहले अगर हम देखें तो दो जो विचारधारा आपको दिखाई देगी, एक तो नरमपंथी, ठीक है, नरमपंथी, और दूसरा गर्मपंथी। जी, उग्र राष्ट्रवाद यही है, ठीक है, उग्र राष्ट्रवाद। इसमें कुछ घटनाएं हैं। एक घटना है बंगाल विभाजन 1905। कैसे भारत में उग्र राष्ट्रवाद को शक्ति मिली, बल मिला, उसमें कुछ घटनाएं हैं। एक घटना है बंगाल विभाजन, बंगाल विभाजन 1905। इस घटना ने कैसे भारत में उग्र राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। इसमें लिखिए कुछ। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। लॉर्ड कर्जन के समय में बंगाल विभाजन का निर्णय लिया गया। यह निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद को समाप्त करने के लिए लिया गया था। यह निर्णय भारतीय राष्ट्रवाद को समाप्त करने के लिए लिया गया था। इसका प्रमुख कारण यह था, कि बंगाल में राष्ट्रवादी लहर बहुत तेजी से बढ़ रही थी। बंगाल में राष्ट्रवादी लहर बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जिसको रोकने के लिए वर्ष 1905 में सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया। परिणाम स्वरूप पूरे बंगाल और भारत में, पूरे बंगाल एवं भारत में अंग्रेजों के खिलाफ आक्रोश और विरोध की भावनाएं बढ़ने लगी। क्या समझ पाए क्या? सांप्रदायिक मतलब यह है कि हिंदू और मुसलमान किया गया। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है कि हिंदू और मुसलमान को अलग अलग। 1905 में ही आप देखेंगे तो मुस्लिम लीग भी बनी थी, और 1906 में, लेकिन आप देखेंगे तो भारत में 1857 की क्रांति के बाद से ही हिंदू और मुसलमान को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा था।
और सांप्रदायिक आधार पर बंगाल का विभाजन किया गया कि हिंदू अलग और जो मुसलमानों के लिए एक अलग सिस्टम, यहीं से एक अलगाववादी रुख अपनाया गया। तो सांप्रदायिकता का मतलब क्या है? अलगाववाद। हिंदू मुसलमान का, जो एक साथ हिंदू मुसलमान हैं उनको अलग अलग करना, हाँ, उनको एक अलग वर्ग के रूप में स्थापित करना। अगर आप देखेंगे तो सर सैयद अहमद खान को इसीलिए स्टैंड किया गया था, उनको इसीलिए खड़ा किया गया था। दूसरी बात, 1906 में जब मुस्लिम लीग स्थापित हुई तो उसके तरह से एक राजनीतिक आइडियोलॉजी भी मुसलमानों की अलग की गई कि ये अपनी मांग करे, कांग्रेस अपनी मांग करे, फिर अलग अलग दल भी बना दिए जाए वो अपनी मांग करे, तो देश में एक अलगाव हो जाए। और ये क्यों किया गया? क्योंकि बंगाल में राजनीतिक लहर चल रही थी, देश के लिए एक माहौल बन रहा था। आगे लिखिए। 16 अक्टूबर 1905 में इस विभाजन को लागू किया गया। 16 अक्टूबर 1905 में इस विभाजन को लागू किया गया। इसीलिए रविंद्रनाथ टैगोर ने इसे शोक दिवस और रक्षाबंधन दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया कि ये शोक है, हमारे बंगाल को बांटा जा रहा है, पूर्वी बंगाल पश्चिमी बंगाल को बांटा जा रहा है और इसको बांटकर हमें अलग किया जा रहा है, हमारी राष्ट्रीयता की जो भावना है उसे तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। और इसके तहत जो भारत में राष्ट्रवाद की एक अच्छी स्थितियां बन रही हैं, अपने देश को आजाद कराने के लिए लोग सोच रहे हैं, उसे समाप्त किया जाए, उसको कुचल दिया जाए, उसे मार दिया जाए, इसलिए ऐसा किया गया, इसलिए बंगाल का विभाजन हुआ। तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा कि हम इसे शोक दिवस में मनाएंगे। लोगों ने वहां पर जो स्नान किया हुगली नदी में, स्नान करने के बाद अगर आप देखें अलग अलग जगह पे लोगों ने स्नान किया, फिर एक दूसरे को राखी बांधी कि हम अलग नहीं होंगे, हम भाईचारे के साथ रहेंगे, हमारा अलगाव नहीं हो सकता, हम सब एक हैं। ठीक है, आगे लिखिए। इसी समय एक गीत लिखा गया, किसके द्वारा? टैगोर जी द्वारा ही। इसी समय एक गीत लिखा गया, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार बांग्ला, आमार सोनार। हाँ, आज ये देखेंगे तो बांग्लादेश का ये अगर राष्ट्रगान है, गीत नहीं राष्ट्रगान, ये अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश का राष्ट्रगान है, अमार सोनार बांग्ला। ठीक है, आगे लिखिए। बंगाल विभाजन के विरोध में, हाँ अगला पॉइंट बना के इसी में, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई। बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी और बहिष्कार, इसका मतलब क्या हुआ? स्वदेशी और बहिष्कार का अपने देश का। आज भी हम यही कर रहे हैं कि हम अब बात कर रहे हैं मेक इन इंडिया की, उस समय भी यही बात हुई कि स्वदेशी और बहिष्कार का, स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया। जो लिखना चाहो, स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन की शुरुआत हुई। ठीक है,
स्वदेशी और बहिष्कार। मतलब अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब क्या है स्वदेशी बहिष्कार का? अब हाँ, जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार करना, जो कपड़े हैं, जो वस्तुएं हैं उनकी होली जलाना सार्वजनिक रूप से, ये हम आपका नहीं सामान लेंगे चाहे जो कर लो। अभी भी हमने किया था, चाइना वाला मामला जब आया था तो हमने चाइनीज सामान को एक जगह इकट्ठा करके उसमें आग लगा दी कि देखो चाइना, हम आग लगा देते हैं, हम खतरनाक लोग हैं। इसके बाद आपने देखा कि सरकार ने भी बहुत सारे ऐप को बैन कर दिया। तो यहां पर ये सारी चीज है कि लोगों को ये महसूस हुआ, बंगाल के लोगों को, भारत के लोगों को, कि अब केवल जो प्रदर्शन करने से अंग्रेजों के खिलाफ कि भैया हमें आज़ादी दो, भैया हमें आज़ादी दो, और एक सार्वजनिक सभा एक जगह बैठ के इकट्ठा होकर अंग्रेजों के ऊपर हम दबाव नहीं डाल सकते कि सार्वजनिक सभा कि आप आइए, यहाँ पर एक रैली कर रहे हैं, आइए, वहाँ कुछ भाषण होगा और जो प्रदर्शन किया जाएगा सरकार के खिलाफ, उससे कुछ नहीं निकल सकता। इसलिए एक नई रणनीति खोजी गई, स्वदेशी और बहिष्कार। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में एक बैठक हुई। कहां पे? टाउन हॉल में। और वहां पर स्वदेशी आंदोलन के लिए एक माहौल बनाया गया और वहीं से औपचारिक घोषणा हुई कि हां, स्वदेशी आंदोलन को हमें चलाना है। जिसके बाद पूरे बंगाल में जनता की सभाएं होने लगी, आम जनता सभा करने लगी, जिसमें यह कहा गया, सबको अवेयर किया गया, जैसे आप सब जाए और अलग अलग जगह सबने खड़े होकर यही कहा कि अपनी वस्तुएं अपनाओ, विदेशी वस्तुओं को त्यागो, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करो, विदेशी का बहिष्कार करो। ये निर्णय लेने के लिए सबको प्रेरित किया गया। इसके अलावा ये कहा गया कि कई स्थान ऐसे जो रखे गए, जैसे मुख्य बाजार, चौराहे, वहां पर जो विदेशी वस्तुएं थी उनकी होली जलाई गई कि देखो अंग्रेजों, हम तुम्हारे सामान, हम तुमको कुछ नहीं कर पा रहे, लेकिन जो तुम्हारे जो सामान है उनको खरीद के होली जला देंगे। होली जलाई गई और विदेशी कपड़े बेचने वालों के जो भी लोग थे, जो विदेशी कपड़े बेचते, उनके दुकानों पर धरना दिया गया। तुम भारत में रह के तुम भारत के साथ मक्कारी कर रहे हो, तुम एकदम नमक हराम निकल गए हो। तो वहां पर लोगों ने आंदोलन किया, उनके सामने धरना प्रदर्शन किया, और धीरे धीरे आप देखते हैं कि कोई आंदोलन चले, वो बहुत धीरे धीरे उसको सफलता मिलती है, फिर धीरे धीरे इस आंदोलन को सफलता मिलने लगी। स्वदेशी आंदोलन में अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा बात इस पे रखी गई कि आत्मनिर्भर बनना है। जब भी आप मेक इन इंडिया कहेंगे तो वहां पर आत्मनिर्भरता की बात आएगी। अगर इस समय आप देखें तो भारत मेक इन इंडिया कह रहा है, तो मेक इन इंडिया का मतलब आत्मनिर्भर भारत, तो स्वदेशी का मतलब है आत्मनिर्भरता से। और यहां पर अगर आप देखें तो हर तरीके से इसका अर्थ था राष्ट्र की गरिमा और आत्मसम्मान, कि मतलब राष्ट्र जो हमारा देश है उसकी गरिमा और आत्मसम्मान को हम बनाए रखेंगे और आत्मविश्वास को बेहतर करेंगे। स्वदेशी आंदोलन हमने इसलिए अपनाया क्योंकि हम एक राष्ट्र हैं, हमारी भी एक गरिमा है, हमारी भी एक आत्मसम्मान है, और इसलिए हम अपने आत्मसम्मान की घोषणा करते हैं। हमारा जो आत्मसम्मान हमें मिलना चाहिए, हम उस पर बात करते हैं। ठीक है। इसी समय अगर आप देखेंगे तो भारत में कई काम किए गए आर्थिक क्षेत्र में, जैसे उद्योगों को, जो भारतीय उद्योग थे, जो स्वदेशी उद्योग थे, उनको बढ़ावा देने का प्रयास हुआ। भारत के व्यापारियों को प्रोत्साहन देने का प्रयास हुआ कि तुम लोग अपना उद्योग लगाओ जो भारत का हो। आज भी तो यही चल रहा है, लोकल को वोकल दो, लोकल जो चीज है उसको आवाज दो। आप मैकडोनल्ड न खाओ, अपने यहां की चीजों को आवाज दीजिए, और जब आप आवाज देंगे तब जाके वो चीजें बढ़ेंगी। इस समय आप देखेंगे कि भारतीयों के द्वारा कई कपड़ा मिलें खोली गई,
जो भारतीयों के द्वारा उत्पादन होता था। साबुन की दुकानें खोली गईं, राष्ट्रीय बैंक खोले गए या बीमा कंपनियां खोली गईं। इसी समय आप देखेंगे कि एक व्यक्ति है बंगाल में, पीसी राय। पीसी राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला था। जो दवाएं बनती हैं उसके लिए भारतीय, अब मतलब भारत के लोग हर चीज अपना करना चाहते हैं। स्वदेशी का मतलब ये हुआ कि हम अपनी बात करते हैं। अभी आपने देखा कि कोरोना महामारी के समय में भारत ने अपने 2 स्वदेशी टीके विकसित किए और उससे केवल अपनी जनता को नहीं संतुष्ट किया, पूरे विश्व में भेजा। यह बात आपको समझनी पड़ेगी कि हम केवल अपने लिए नहीं सोचते हैं, हम उसको एक आर्थिक आधार पे भी लेके जाते हैं, हमें फायदा भी हुआ। लेकिन हमने इस कोरोना महामारी में अपने आप को सिद्ध करके दिखाया भी, सब कुछ किया हमने। अपनी तो जो सहायता की ही की, दूसरे की भी सहायता की। इसके अलावा जो ब्रिटिश वस्तुओं की, सरकारी नौकरियों की, शिक्षण संस्थाओं की, अब लोग इनसे पीछे हटने लगे कि भाई हमें सरकारी नौकरी नहीं चाहिए, अंग्रेजों की, अंग्रेजों की वस्तुएं भी नहीं चाहिए। हैट टोपी लगा के हम चलते थे, सूट पहन के चलते थे, उसकी आलोचना होने लगी। तब उस समय एक नया ट्रेंड चला खद्दर पहन के चलने का। आज भी आजादी के बाद देखेंगे लोग खूब खद्दर का कुर्ता पजामा टोपी लगा के चलते थे। वो इसलिए कि आत्मनिर्भर हैं, हमारे देश के पास अपना कपड़ा है। लेकिन अंग्रेज तो चले गए, लेकिन बहुत सारी चीजें छोड़ गए जिसको हम अभी ढो रहे हैं। अगर आप देखेंगे कि जो अंग्रेजों की वस्तुएं थी, जो ब्रिटिश वस्तुएं थी, सरकारी नौकरियां थी, शिक्षण संस्थाएं थी, उनके भी बहिष्कार होने लगे, उनको भी छोड़ने का प्रयास किया गया। और इस आंदोलन में, स्वदेशी में, हिंदू, मुसलमान, छात्र छात्राएं सबने भाग लिया और सबसे ज्यादा युवाओं ने भाग लिया। किसी भी देश के युवा बड़े महत्वपूर्ण होते हैं। भारत इस समय दुनिया की सबसे ज्यादा युवा आबादी वाला देश है ना। हम बहुत अच्छा भी कर सकते हैं और बहुत बुरा भी कर सकते हैं, दोनों संभावनाएं। हमारे में स्वर्ग भी झूल रहा है और हमारे में नर्क भी झूल रहा है। हम चाहे तो स्वर्ग की तरफ चले जाएं, चाहे तो नर्क की तरफ चले जाएं। अब युवाओं को सही दिशा देना भी एक बड़ा टास्क है, बड़ी समस्या है। तो यहां अभी हम सरकार आप देखेंगे तो बहुत सारे प्रयास कर रही है कि स्किल इंडिया, स्टैंड अप, स्टार्टअप, बहुत सारे प्रोग्राम, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने का काम, जिसकी जैसी शिक्षा वैसा उसका रोजगार, ये सारी चीजें चल रही हैं। तो बहिष्कार और जो स्वदेशी आंदोलन है उसको मजबूत करने के लिए अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे लोग भी सामने आए जिनको कहा गया स्वयं सेवक, जो स्वयं से सेवा करने के लिए तैयार हो, जिसके बदले में कुछ पैसा न चाहते। तो यहां आप देखेंगे कि स्वदेशी बहिष्कार आंदोलन को चलाने के लिए स्वयं सेवक भी आए और उन्होंने लोगों को संगठित किया और कई समितियों का निर्माण किया। तो उसको लिख लो। कहां पे हैं, कहां तक लिखा था? ठीक है, अगला पॉइंट बनाइए इसी में। 1905 में का मतलब अगस्त है। अगस्त 1905 में कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा की गई। कलकत्ता के टाउन हॉल में, कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन को अपनाने की औपचारिक घोषणा की गई, जिसके बाद 'पूरे बंगाल में
जनसभाएं होने लगी, जिसके बाद पूरे बंगाल में जनसभाएं होने लगी, जिनके द्वारा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग, जिनके द्वारा स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय, जिनके द्वारा स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार का निर्णय लेने के लिए प्रेरित किया गया, लेने के लिए प्रेरित किया गया। कई स्थानों पर सार्वजनिक रूप से विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई। कई स्थानों पर सार्वजनिक रूप से विदेशी वस्तुओं की होली जलाई गई और विदेशी कपड़ा बेचने वालों की दुकानों पर और विदेशी कपड़ा बेचने वालों की दुकानों पर धरना प्रदर्शन किए गए, धरना प्रदर्शन किए गए। इस आंदोलन को पर्याप्त सफलता मिलने लगी। पर्याप्त सफलता मिलने लगी। अगला पॉइंट बनाओ। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया जाता है। स्वदेशी आंदोलन में आत्मनिर्भरता पर अधिक बल दिया जाता था, जिससे अभिप्राय है राष्ट्र की गरिमा, जिससे अभिप्राय है राष्ट्र की गरिमा और आत्मसम्मान, जिससे अभिप्राय है राष्ट्र की गरिमा, आत्मसम्मान एवं आत्मविश्वास की घोषणा करना। जिससे अभिप्राय है राष्ट्र की गरिमा, आत्मसम्मान और आत्मविश्वास की घोषणा करना। तो स्वदेशी का मतलब क्या हुआ भाई? आज के संदर्भ में भी राष्ट्र की गरिमा को बना के रखना। क्या होता है गरिमा? इज्जत, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। इसके अलावा आत्मसम्मान, सेल्फ कॉन्फिडेंस। इसके अलावा आत्मविश्वास। एक तो आपका सम्मान बचे और दूसरा विश्वास भी हो। ये सारी चीजें हैं स्वदेशी में। इसीलिए सरकार अभी देखेंगे कि स्वदेशी पे बहुत काम कर रही है। चाहे मिसाइल हो, चाहे वो अपनी मिसाइलें हों, चाहे वो परिवहन के साधन हों, चाहे वो तकनीकी की बात हो, हर चीज अपनी होनी चाहिए, अपनी हथियार होने चाहिए, अपनी टेक्निक होनी चाहिए, है ना। अगला पॉइंट बनाओ। इसी समय आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य किया गया। इसी समय आर्थिक क्षेत्र में भारतीय उद्योगों को बढ़ावा देने का कार्य किया गया। जैसे कई कपड़ा मिलें खोली गई। जैसे कई कपड़ा मिले, तो मतलब ये सारी चीजें भारतीयों के द्वारा हो रही हैं। जैसे कई कपड़ा मिलें खोली गई,
राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खोली गई, मतलब खुद का बैंक, राष्ट्रीय बैंक और बीमा कंपनियां खोली गई। इसी समय पीसी राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर, इसी समय पीसी राय ने बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला था। बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर, बंगाल केमिकल स्वदेशी स्टोर खोला था। अगला पॉइंट, इस आंदोलन में अंग्रेजों की वस्तुओं, सरकारी नौकरियों, शिक्षण संस्थाओं का भी विरोध किया गया था। वहीं ब्रैकेट में लिख दीजिए बहिष्कार, मतलब विरोध का मतलब क्या है, बहिष्कार। बहिष्कार किया गया था, जिसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं हिंदू और मुसलमान शामिल थे। छात्र छात्राएं और हिंदू और मुसलमान शामिल थे। नेक्स्ट पॉइंट, इस आंदोलन को संगठित करने के लिए तथा मजबूत बनाने के लिए स्वयंसेवकों को संगठित किया गया। स्वयंसेवकों को संगठित किया गया तथा कई समितियां भी बनाई गई, कमेटियां है ना, समितियां भी बनाई गई। अगला पॉइंट, इस आंदोलन की शक्ति युवा वर्ग था। इस आंदोलन की शक्ति युवा वर्ग था। हाँ, अगला पॉइंट, 1905 में कलकत्ता के अंदर एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। कलकत्ता के अंदर एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया। एक विशाल सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें रविन्द्रनाथ टैगोर, सुरेंद्रनाथ बोस, एस.एन. बोस, सुरेंद्रनाथ बोस, विपिन चंद्र पाल जैसे बड़े नेता शामिल हुए, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद
जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को स्थापित करने का निर्णय लिया गया, जिसमें राष्ट्रीय शिक्षा परिषद को स्थापित करने का निर्णय लिया गया। इसका मतलब समझ पाए क्या? मतलब ये है कि 1905 में जो कलकत्ता में एक बड़ी जनसभा बुलाई गई थी, उसमें यह कहा गया कि अंग्रेजों की शिक्षा पद्धति से अपना काम नहीं चलेगा, और जो हमारे बड़े बुद्धिजीवी हैं वो सभी बैठे और एक राष्ट्रीय शिक्षा परिषद स्थापित की जाए, जो देश के लिए, एक राष्ट्र के लिए जैसी शिक्षा होनी चाहिए वैसी शिक्षा दी जाए, वैसी शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यहां आप देखेंगे तो ये राष्ट्र के नियंत्रण, मतलब देश के नियंत्रण में एक ऐसी शिक्षा हो जिससे जनता का साहित्यिक विकास हो, जिससे जनता का वैज्ञानिक उनको शिक्षा दी जाए, जिससे जनता को तकनीकी शिक्षा दी जाए। मतलब साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा कैसी दी जाए इसका निर्धारण देश करे, ना कि अंग्रेज करे। हम अपने लोगों को कैसी शिक्षा देंगे उससे ही हमारी जनता बनती है, हमारा देश बनता है। जैसा आप शिक्षा का मॉडल रखते हो वैसा ही हमारे सामने रूप आता है। हमारी शिक्षा की पद्धति ही खराब है तो हम खराब ही बच्चे निकालेंगे। जब शिक्षा की पद्धति अच्छी होगी, और हमारे यहाँ कैसी शिक्षा होनी चाहिए जिसमें देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, अपने राष्ट्र के प्रति एक सम्मान की भावना होनी चाहिए, अपने राष्ट्र को आगे बढ़ाने की भावना होनी चाहिए, उस पर यहां पर बात की गई। इसीलिए आगे चल के आप देखोगे तो 1906 में बंगाल में एक कॉलेज खोला गया, बंगाल नेशनल कॉलेज, जिसमें पहले प्रिंसिपल बने अरविंद घोष। ये बड़े क्रांतिकारी थे अरविंद घोष। अगर आप देखेंगे कि एक कॉलेज की स्थापना की गई। अब ऐसा कॉलेज जिसमें अगर आप देखें तो ऐसी शिक्षा दी जाएगी जो एक राष्ट्र को बनाने वाली शिक्षा। देश ऐसे आजाद नहीं हुआ, तुम लोग को लगता होगा 1947 आ गई और ऐसे ही सब कुछ हो गया, ऐसा नहीं है। ये सीक्वेंस है सब चीजों का। भारत ऐसे लोगों का ऋणी है जो भारत के रहे, जिन्होंने इस बात को समझा कि अंग्रेजों की दास्ता से कैसे हम मुक्त हो पाएंगे। सबसे पहले तो हमें ऐसे लोगों को छोड़ना होगा जो हमें अपनी संस्कृति से, अपनी सभ्यता से डरा रहे। अंग्रेज आए थे तो वो यही कहते थे कि हम असभ्य हैं, हम आपको सभ्य बनाने आए हैं, ये तो सपेरों का देश है, ये तो हमारा जो दायित्व है कि हम आपको अच्छा करने के लिए आए हैं, हम आना नहीं चाहते थे, हम भेजे गए हैं। ऐसा अंग्रेज समझाते थे भारतीयों को कि तुम लोग मूर्ख टाइप के लोग हो, तुमको करना क्या है, ऐसा करो कि जो हम बताते हैं वही करो। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले भारत की संस्कृति को समाप्त करने का प्रयास किया। उसने कहा कि भारत में जो शिक्षा की व्यवस्था है वो खराब है, यहां कुछ है ही नहीं। लॉर्ड मैकाले ने सबसे पहले भारत के साहित्य, भारत के हर ज्ञान को खराब बताना शुरू किया। उसको पता था कि जब भारत के ज्ञान, संस्कृति को खराब बताएंगे तो यहां के लोग वैसे भी मरे हुए और मर जाएंगे। जिस देश के लोगों के अंदर अपनी संस्कृति के प्रति, अपने कल्चर के प्रति लगाव नहीं है, वो देश नहीं है, वहां के लोग मरे हुए लोग हैं। जब इसीलिए हमें अपने देश के कल्चर को जानना चाहिए। पहला काम यही हुआ अंग्रेजों के द्वारा कि यहाँ के कल्चर को मार दो या इतना खराब बता दो कि यहाँ के लोग यहाँ का कल्चर न पढ़ें, यूरोप का कल्चर पढ़ना शुरू करें। तो हम यूरोप की चीजों को ज्यादा अच्छा मानते हैं, अंग्रेजी को ज्यादा अच्छा मानते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र कहते हैं निज भाषा उन्नति अहे सब भाषा के मूल। निज भाषा ज्ञान के, अगर निज भाषा का जो ज्ञान नहीं हुआ तब तक आपके हिय का शूल नहीं मिटेगा, हृदय की जो पीड़ा वो नहीं मिटेगी। तो यहां पर यही बात रखी गई कि हमें एक ऐसी शिक्षा चाहिए जहां पर भारत का विकास हो, साहित्य का विकास हो, विज्ञान का विकास हो, तकनीक का विकास हो। और ऐसे इसीलिए एक कॉलेज खोला गया, बंगाल नेशनल कॉलेज। और आप देखेंगे कि
इसी राष्ट्रीय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए, फैलाने के लिए एक सोसाइटी बनाई गई, डांस सोसाइटी। इस पर प्रश्न आ चुका है कि राष्ट्रीय शिक्षा को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी सोसाइटी बनाई गई थी? डांस सोसाइटी। इस सोसाइटी की स्थापना अगर आप देखेंगे तो 1902 में ही हो गई थी। सतीश चंद्र जो मुखर्जी थे उनके द्वारा की गई थी, जिसका उद्देश्य यही था कि विश्व स्तर की जो विश्वविद्यालय हैं उसके स्तर की शिक्षा का विकल्प दिया जाए, लोगों को शिक्षा दी जाए, लोगों के जीवन को बेहतर किया जाए। और जब हम शिक्षा देंगे तभी तो हमारा जो मूल व्यक्तित्व बदलेगा। हम शिक्षा ही गलत देंगे तो हमारा व्यक्तित्व बदलेगा क्या? तो इस बात को समझना है। थोड़ा लिख लो इसमें। कहां तक लिखा है? ठीक है, आगे लिखो। इस परिषद का उद्देश्य राष्ट्रीय नियंत्रण के द्वारा, इस परिषद का उद्देश्य राष्ट्रीय नियंत्रण के द्वारा जनता को साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा प्रदान करना था। तकनीकी शिक्षा प्रदान करना था। इसी क्रम में अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। इसी क्रम में अगस्त 1906 में बंगाल नेशनल कॉलेज की स्थापना की गई। अगला पॉइंट बनाओ। तो पहले प्रिंसिपल कौन थे? अरविंद घोष। इस कॉलेज के पहले प्रिंसिपल कौन थे? अरविंद घोष। अगला पॉइंट बनाओ। बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रचारित करने के लिए, बंगाल में राष्ट्रीय शिक्षा को प्रचारित करने के लिए डांस सोसाइटी को बनाया गया था। डॉन हाँ, बहुत बढ़िया। डॉन सोसाइटी को बनाया गया था। इस सोसाइटी की स्थापना वर्ष 1902 में सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा की गई थी। वर्ष 1902 में सतीश चंद्र मुखर्जी के द्वारा की गई थी। जिसका मुख्य उद्देश्य था विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा देना। जिसका मुख्य उद्देश्य था विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा का विकल्प देना या शिक्षा देना। हो गया? अगला पॉइंट बनाओ। समझा देंगे सब उड़ जाएगा दिमाग से, कोई मतलब नहीं है तुम्हारे। हाँ, तो तुम्हारा तो मान लो कि तुम वैज्ञानिक से भी ऊपर चल रहे हो, आइंस्टीन से भी। हाँ बताओ, हमको बताओ, थोड़ा शोध बताओ क्या है। बताओ जल्दी बताओ, टाइम नहीं है अपने पास, जल्दी बताओ। क्या 11% वाला है माजरा? और लिखने से सही। हाँ, नहीं, हाथ चलता है, दिमाग चलता है, मन चलता है, तो फिर एकाग्र होते हैं।
जैसे हम सुनते रहेंगे हमारा दिमाग भागने लगेगा, क्या हो रहा होगा वहां, ये तो सर यही चल रहे हैं। ये होता है लिखना। अगला पॉइंट बनाओ। इसी समय कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर, इसी समय कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर, इसी समय कला के क्षेत्र में अवनींद्रनाथ टैगोर का विशेष योगदान रहा है। इनके द्वारा 1906 में इंडियन सोसाइटी, इनके द्वारा 1906 में, ये सारे क्वेश्चन कभी भी आपके सामने आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इनके द्वारा 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई। 1906 में ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की गई। अब देखिए ये माजरा क्या है। इस आर्ट्स में ये जो सोसाइटी बनाई गई, इसलिए बनाई गई कि जो प्राचीन भारत की कला है, जो संस्कृति है, उसका संरक्षण किया जाए। और अंग्रेज क्या कर रहे थे, उसका क्षरण कर रहे थे, और अब हमने उसका संरक्षण शुरू किया। वो उसको खराब से खराब बता रहे थे, लेकिन अवनींद्रनाथ टैगोर ने कहा कि हमें अपनी कला, हमें अपनी संस्कृति का हमें संरक्षण करना होगा, तभी हम बच पाएंगे। अगर हमारे पास अपना कुछ नहीं होगा तो हम तो दूसरे का ही स्वीकार करेंगे ना। और जब हमारा अपना कुछ है उसके बाद भी हम दूसरे का स्वीकार कर रहे हैं, इसका मतलब हमें बोध नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं, हमें जानकारी नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। इसके तहत एक काम यह भी किया गया कि जो भारत के अच्छे कलाकार थे, जो चाहे वो चित्रकार हो, चाहे वो अलग अलग कला में जो पारंगत हो, उनको इस सोसाइटी ने छात्रवृत्ति दिया। कहा ऐसा है कि हम तुम्हें छात्रवृत्ति देंगे। चित्रकला में इस सोसाइटी का बहुत बड़ा नाम है, बहुत सारे लोग इससे निकल के आए। यहां पर अगर आप देखेंगे तो एक हुए नंद बोस, जो बहुत बड़े चित्रकार रहे, है ना। तो उनको भी आप देख सकते हैं कि यहां पर ऐसे लोग, नंद बोस ने नंदलाल नाम के चित्रकार हुए हैं। अगर आप डालेंगे यूट्यूब पे तो मिल जाएगा आपको, नंदलाल की चित्रकारियां। उनको स्कॉलरशिप दी गई कि जो भारतीय कला को प्रोत्साहन दे सके, काम कर सके, उनको यहां से छात्रवृत्ति दी गई। स्वदेशी आंदोलन में पहली बार समाज की सभी लोगों ने भागीदारी किया, महिलाएं भी भागीदारी कर रही थी। और इसी समय अगर आप देखेंगे तो मजदूर वर्ग भी हमारे साथ जुड़ने लगा, श्रमिक वर्ग। और ये मजदूर वर्ग अपनी समस्याओं को भी अब आंदोलन के साथ जोड़ के रखने लगा कि नहीं, हमारी समस्याएं भी उठाई जानी चाहिए। तो अगर आप देखें तो इस स्वदेशी आंदोलन के समय बहुत सारी चीजें हुई। क्या आपको एक ओवरऑल जो व्यू बना कि बंगाल विभाजन क्या था, स्वदेशी आंदोलन क्या था, फिर वो बहिष्कार क्यों किया लोगों ने, उसके बाद फिर हमने अपने आप को बचाने के लिए क्या किया, कुछ तो किया होगा तभी तो बचे होंगे। तो हमने यही सब काम किया, स्कूल खोला अपना, फिर अपने शिक्षा पर काम किया कि ऐसी शिक्षा देंगे जो साहित्य की, तकनीकी की, विज्ञान की। फिर अपने लिए सोचेंगे, फिर अपने लिए हमने ये सोचा कि जो हमारी जो प्राचीन कला के रूप हैं, जो प्रारूप हैं, उस पर भी हमको कुछ काम करना चाहिए, संरक्षण करना चाहिए। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको दिखाई देगी। इसके अलावा अगर आप ओवरऑल कहें कि स्वदेशी आंदोलन से
सबसे बड़ी क्या हमें सफलता मिली, तो हमें मिली आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति। हम आत्मनिर्भर होने का प्रयास पहली बार करने लगे। जैसे हमें तैरना नहीं आता, लेकिन अगर हमें कोई तैरना सिखाए और थोड़े समय के बाद वो छोड़ने लगे नदी में, तो हम तैरना आ जाएगा हमें, तो हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे, खुद से तैर कर जाएंगे और खुद से तैर कर आएंगे। तो स्वदेशी आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि क्या रही? आत्मनिर्भर भारत। आज भी तो यही कह रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत होना चाहिए। ये आज से थोड़ा कह रहे, बहुत पहले से कह रहे हैं। आज का नारा नहीं है कोई नया नारा, सबका साथ सबका विकास, ये बहुत पहले चल रहा है। बस सरकारें कुछ ना कुछ नई चीजें ढूंढ लाती है, उसको इंटरलिंक करके। तो यहां आत्मनिर्भरता और आत्मशक्ति कि राष्ट्र की शक्ति क्या है, अगर देश चाह ले तो कुछ भी कर दे। कोरोना के समय देश के डॉक्टरों ने चाह लिया तो सब कुछ कर दिया। जहां चाह है वहां राह है, जहां चाह नहीं वहां पे कुछ भी नहीं है ना। तो यहां इस समय अगर आप देखेंगे तो नेताओं का मानना था कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ संघर्ष चलाने का और जनता को आगे बढ़ने के लिए हमें सबसे पहले स्वावलंबी होना पड़ेगा, अपने ऊपर निर्भर होना पड़ेगा, तब हम अंग्रेजों के खिलाफ बोल पाएंगे। हम अंग्रेजों के खिलाफ बोल ही नहीं पाएंगे अगर हम निर्भर ही नहीं है, हमारे अंदर अपने अंदर जो शक्ति नहीं है, हम खुद का रोजगार नहीं करते हैं, वो स्वावलंबी नहीं है, तो हम क्या उनका विरोध कर पाएंगे? तो इसलिए ये बोला गया कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, फिर हमको जो स्वावलंबी बनना पड़ेगा, जिससे हमारे भीतर स्वाभिमान आएगा और आत्मविश्वास आएगा। ये इस समय की सबसे बड़ी उपलब्धि रही। ठीक। दूसरी चीज उग्र राष्ट्रवाद के लिए अगर हम बात करें तो इसको जो प्रभावित करने वाली दूसरी सबसे बड़ी घटना थी मुस्लिम लीग। 1906 में जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई तो क्या क्या हुआ, अगर आप देखेंगे तो बंगाल का जब विभाजन हुआ तो लॉर्ड कर्जन को अपना लक्ष्य मिलने लगा। वो इसीलिए चाहता ही था कि बंगाल विभाजन हो जाए। हिंदू मुसलमान अलग अलग बात करने लगे, अगर वो एक बात करेंगे तो देश में समस्याएं ज्यादा होंगी, मतलब अंग्रेजों के लिए। इसलिए हिंदुओं और मुसलमानों को अलग करना पड़ेगा। अगर तुमको मार्ले मिंटो अगर तुमको याद हो तो उसमें कहते हैं हम सांप के दांत बो रहे हैं, इसका विष बड़ा गहरा होगा, समझे भैया मार्ले। तो वो कहता है यहां पर उस समय जो वायसराय थे मिंटो और मार्ले कौन थे? भारत सचिव। तो आपस में दोनों की बात हुई, कहे हाँ यार बो दो सांप का बीज, ये सब मरेंगे कटेंगे सही हो जाएगा सब माजरा। तो यहां पर यही चीज है कि लॉर्ड कर्जन ने जब बंगाल का विभाजन किया तो वो जो राष्ट्रीयता की लहर थी उसको तोड़ने का काम किया। अगर हम देखें इसमें आए थोड़ा, हाँ कहाँ 142 लिखा? अच्छा,
तो अगर हम लोग देखें कि नहीं कि जो बंगाल विभाजन है वो क्या है और बंगाल विभाजन से क्या स्थितियां बनी, तो थोड़ा सा कुछ मैं आपको जो पिक्टोग्राफ दिखा दूं जिससे आपको समझ में आए भारत में स्थितियां क्या थी बंगाल विभाजन। हाँ हाँ, वो तो यहाँ पे इसमें से भी होगा। हम्म चलो देखो, इससे थोड़ा कुछ समझ में आएगा। आप ये देखिए कि बंगाल विभाजन में स्थितियां क्या थी। ये देखिए कि किस तरीके का विभाजन का, लोग कैसे एक जगह से दूसरे जगह जा रहे थे, है ना। ये बंगाल का विभाजन है कि एक स्थान पे एक ही देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया, पार्टीशन ऑफ बंगाल। और इसी समय अगर आप देखेंगे तो स्वदेशी भी आंदोलन शुरू हुआ। क्या हुआ? जो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। और स्वदेशी आंदोलन में एक चीज अगर हम देखें तो किस तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात हुई कि भारत को आत्मनिर्भर बनाया जाए। और ये आत्मनिर्भरता ही आज अगर आप सोचें तो आज के समय में भी हमें ये इसी बात को कहा जा रहा है कि बंगाल से जो बात क्यों की गई, क्योंकि बंगाल का विभाजन इसलिए जरूरी था कि भारत की जो राष्ट्रीयता है या जो भारत में राष्ट्रवाद है वो बहुत तेजी से बढ़ रहा था। और जब राष्ट्रवाद अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखिए राष्ट्रीय शिक्षा को लेकर भी मुद्दा बना था, जो अभी हम लोगों ने समझा। लोग खड़े हुए थे, पूरा एक मूवमेंट। आप देखो इस तरह का भीड़, जनसमूह, ये देखो, देख रहे हो आप, स्वदेशी और जो बायकॉट आंदोलन कि नहीं हमें अब आपकी चीजें नहीं चाहिए, हम अलग होंगे। अब हमें आप में बहुत ज्यादा वो नहीं है, आपकी नौकरियां, आपकी वस्तुएं, आपकी शिक्षा, कुछ नहीं चाहिए अब। इसीलिए 1905 के बाद बहुत तेजी से चीजें बनने लगी भारत के संदर्भ में, एक राष्ट्र के संदर्भ में। भारत एक राष्ट्र के रूप में बनना शुरू हुआ। और जब भारत एक राष्ट्र के रूप में बनेगा तो राष्ट्र के रूप में बनने के लिए बहुत सारी चीजें चाहिए होंगी, जिसमें खुद की शिक्षा, खुद की संस्कृति, खुद के लिए आत्मनिर्भर होना, खुद का आत्मसम्मान, खुद की गरिमा, बहुत सारी चीजें आती। और ये संभव तब होगा जब हम कुछ करेंगे, और जब हम नहीं करेंगे तो संभव नहीं है। तो यहां आपको यही चीज दिखाई देगी। ठीक है, तो इस आंदोलन का एक अपना भारत की राष्ट्रीयता की लड़ाई में बड़ा असर है। बंगाल का विभाजन जब हुआ तो बंगाल के विभाजन ने देश को झकझोर दिया।
क्योंकि बंगाल में सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो बुद्धिजीवी बंगाल से क्यों निकले? क्योंकि बंगाल में शिक्षा सबसे पहले पहुंची, अंग्रेज बंगाल में स्थापित सबसे पहले हुए, और जब स्थापित सबसे पहले होंगे, सबसे ज्यादा आप जहां रहेंगे, सबसे ज्यादा आपकी जो समस्याएं वहीं खुल के आएंगी, और फिर वहीं डेवलपमेंट भी होगा। इसीलिए बंगाल सोने की चिड़िया कहलाता था। अमार सोनार बांग्ला, सोने की बांग्ला, सोने की खान बंगाल। डुप्ले ने अंग्रेज अपने लिए, फ्रांसीसियों के लिए चाबी दक्षिण में ढूंढी, वहीं लॉर्ड क्लाइव ने वो चाबी बंगाल में ढूंढी। चाबी दोनों ही ढूंढ रहे थे, लेकिन मिली किसको? क्लाइव को। क्यों? वो चालाक था, क्लाइव था, इसलिए उसको मिली। अगर हम बात करें कि मुस्लिम लीग, तो एक हेडिंग बनाओ, मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग ये देखिए, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है ना, ये क्यों मुस्लिम लीग स्थापित हुई, इस पे आपको समझना होगा कि मुस्लिम लीग को बेसिकली इसलिए कि बंगाल के विभाजन को ये किया जाए कि बंगाल का विभाजन ठीक था और एक पक्ष को बिल्कुल अलग कर दिया जाए, और जब उस पक्ष को अलग करना होगा तो उसे कुछ अधिकार देने होंगे, कुछ उसके सामने रेवड़ी फेंकनी होगी। उस रेवड़ी के लिए एक नया संगठन बनाया गया। ऐसे ही अंग्रेजों ने कांग्रेस को भी बनाया था। आईएनसी की स्थापना भी तो 1885 में इसीलिए तो हुई थी। एक अंग्रेज अधिकारी ने कहा, साहब हम हमारे एक सेफ्टी वाल्व वाला काम होना चाहिए कि अगर भारतीयों के अंदर कुछ मिजाज उनका अच्छा नहीं चल रहा है तो हम उनके मिजाज को समय से पहले जान लें कि बारिश होने वाली, उससे पहले ही हम बारिश के उपादान निकाल लें। इसीलिए तो कांग्रेस बनाया गया था कि एक सेफ्टी वाल्व की तरह से उष्मा बाहर निकलती रहे कुकर की और फटे ना अचानक, जैसे 57 में हुआ था कि हमारा भाई, अगर आप देखेंगे तो लॉर्ड कैनिंग कहता है, अगर सिंधिया और गोरखों ने मेरा साथ छोड़ दिया होता, सिंधिया ने, तो मुझे अपना बिस्तर गोल करना पड़ता, बेडिंग बना के निकलना पड़ता यहां से। इतना माहौल खराब था 1857 में। बहुत अंग्रेज मारे गए थे 57 में, क्योंकि उस समय भारतीय बुद्धिजीवियों की बुद्धि थोड़ी ठीक नहीं थी, और दूसरी बात, भारतीयों का भी एक जो टेम्परामेंट था वो पुरानी व्यवस्था को स्थापित करने का था। वो मुगल राजवंश को स्थापित करना चाहते, इसलिए बड़ी भारत की जनता इसमें सहयोग नहीं किया 1857 में। लेकिन 1947 में भारत की जनता के सभी वर्गों ने सहयोग किया, क्योंकि आजादी सबको प्यारी, खून सबका बहा है। तो क्या रहा? बंगाल विभाजन करने के लिए, थोड़ा लिखो, बंगाल विभाजन करने के लिए, इसी मुस्लिम लीग में ही बंगाल विभाजन करने से लॉर्ड कर्जन को अपना लक्ष्य मिल गया। बंगाल विभाजन करने से लॉर्ड कर्जन को अपना लक्ष्य मिल गया, और इसी क्रम में उसने मुसलमानों को अपने पक्ष में करने के लिए, और इसी क्रम में उसने मुसलमानों को बंगाल विभाजन, इसी क्रम में उसने मुसलमानों को बंगाल विभाजन के पक्ष में करने के लिए, इसी क्रम में उसने मुसलमानों को बंगाल विभाजन के
पक्ष में करने के लिए प्रयास करना शुरू किया। जिसके लिए अंग्रेजों ने मुसलमानों को कांग्रेस के विरोध में, जिसके लिए अंग्रेजों ने मुसलमानों को कांग्रेस के विरोध में किसी संस्था को बनाने के लिए प्रेरित किया। परिणाम स्वरूप अंग्रेजों के बड़े समर्थक ढाका के नवाब मतलब नवाब साहब ने यहां पे मुस्लिम लीग बनाई थी। ढाका के नवाब सलीम उल्लाह खान, शहजादा सलीम है ना, सलीम उल्लाह खान ने मुसलमानों के सामने एक अलग राजनीतिक संगठन बनाने का प्रस्ताव दिया। अगला पॉइंट, जिसके फलस्वरूप दिसंबर 1906 में वकर उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग को बनाने का फैसला किया गया। हाँ, मतलब अध्यक्ष कौन थे? पहली बार वकर उल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग बनाने का निर्णय किया गया। थोड़े ही समय पश्चात भारत के तत्कालीन वायसराय मिंटो ने अलीगढ़ कॉलेज के प्रिंसिपल को एक खत लिखा। जिसके तहत यह कहा गया कि मुसलमानों का एक शिष्टमंडल अपनी मांगों के साथ, शिष्टमंडल या प्रतिनिधि मंडल, शिष्टमंडल का मतलब जो विशिष्ट लोग हों मुसलमानों के, शिष्टमंडल अपनी मांगों के साथ वायसराय के पास आए।
अब आप सोचिए कि वायसराय खुद बुला रहा है, क्या जरूरत है भाई वायसराय को बुलाने की, लेकिन वायसराय खुद बुला रहा है कि नहीं आप आइए हमारे पास। अगला पॉइंट, इस प्रकार 1906 में आगा खां के नेतृत्व में, इस प्रकार 1906 में, यह अक्टूबर 1906 की बात है, अक्टूबर 1906 में आगा खां के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय के पास पहुंचा। एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय के पास पहुंचा। एक तरह से मैच फिक्स था, मुस्लिम लीग को फिक्स करके ही बनाया गया था। एक प्रतिनिधिमंडल वायसराय के पास पहुंचा जिसने कुछ मांगे रखी। अब ये मांग ही भारत के जाके आगे चल के जो विभाजन का आधार बनेगी। जिसने कुछ मांगे रखी। पहली मांग, पृथक निर्वाचक मंडल, मुसलमानों को अलग निर्वाचक मंडल चाहिए, पृथक निर्वाचक मंडल, कि हमें एक अलग से निर्वाचक मंडल चाहिए साहब। अंग्रेज तो यही चाहते थे कि पृथक निर्वाचक मंडल या पृथक निर्वाचन क्षेत्र, आप इसको कह सकते हो क्षेत्र हमें दो, कि जहां से केवल हम लड़े और कोई नहीं, हम अलग से चुन के आएंगे। जब आपने यहां अलग कर दिया तो अलगाव की बात तो यहीं शुरू हो गई। दूसरी बात कि जो विधान मंडलों में मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में सीटें, विधान मंडलों में मुसलमानों की जनसंख्या के अनुपात में स्थान, विधानमंडल में मुसलमानों की जनसंख्या के आधार पर हाँ, जो जनसंख्या के आधार पर, हाँ, जो सीटों का बंटवारा या जनसंख्या के अनुपात के आधार पर, जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीटों का बंटवारा, कि हमारी जनसंख्या है उतनी हमको सीट दे दो, हमारा काम खत्म। इसके अलावा यह भी कहा गया कि जो मुस्लिम शिक्षण संस्थान हैं उनको स्थापित करने में सरकार सहायता दे। मुस्लिम शिक्षण संस्थान को स्थापित करने में सहायता मिले। ठीक है, सरकार की सरकारी सहायता से अपना संस्थान खोलना चाहते हैं तो सरकार की बात रखनी पड़ेगी, नहीं रखनी पड़ेगी, ये है यह। ठीक है, तो आज के लिए यहीं, कल हम बात करेंगे कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, जिसमें हम देखेंगे सूरत का विभाजन होगा, कैसे मारपीट होगी, कैसे कांग्रेस में दो हिस्से हो जाएंगे, कैसे एक हिस्सा जो नरमपंथियों का अलग हो जाएगा, जो गर्मपंथियों का अलग हो जाएगा, आपस में खूब कुर्सी चलेगी और फिर अलग हो जाएंगे लोग। ठीक है।